हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी डायलॉग्स में। ये हमारी एनसीईआरटी एमसीक्यूज़ की सीरीज़ है। यहाँ पर हम लोग एनसीईआरटी से बनने वाले इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस करते हैं और आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 5 है जो कि है हमारा ह्यूमन रिसोर्स, मतलब कि मानव संसाधन। अब इससे जो भी इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू बने हैं वो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसका जो डिटेल चैप्टर है, ठीक है, वो हम लोग पहले ही पढ़ा चुके हैं। तो जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है उनके लिए लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा देंगे, आप जाके उससे देख सकते हैं। और हमें डिटेल वाली जो हमारी वीडियोस होती हैं चैप्टर वाइज, वहाँ पर आपको हम लोग नोट्स प्रोवाइड करवाते हैं जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। ठीक है, तो आज का चैप्टर हमारा 5 है। टॉपिक हमारा मानव संसाधन है। ठीक है, और ये जो वीडियो है ये हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों ही बच्चों के लिए है, तो दोनों बच्चे इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आज की जो वीडियो है, एक ही वीडियो में हम लोग जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ बन रहे हैं इस चैप्टर से वो कंप्लीट करेंगे। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, बीच में स्किप ना करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना स्टार्टेड इन। यहाँ बोला है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कब शुरू हुई, कौन से ईयर में, कौन से सन में स्टार्ट हुई। क्या वो 2014 में हुई, 15 में, 16 में या फिर 18 में हुई। तो ये स्टार्ट हुई थी हमारी 2015 में। ठीक है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना स्टार्ट हुई थी हमारे 2015 साल में स्टार्ट हुई थी। अब इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था, ठीक है, ऑब्जेक्टिव की बात करें, जो मेन फोकस था वो ये था कि जो हमारे जो देश का जो यूथ है, ठीक है, जो हमारे देश का जो युवा है उसको स्किल प्रोवाइड करवाना। ठीक है, उसको स्किल प्रोवाइड करवाना जिससे कि वो युवा जो है वो अब नौकरी मांगे ना बल्कि नौकरी देने वाला बने। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट ना मांगे बल्कि एम्प्लॉयमेंट देने वाला बने। तो इसके जो बेसिक ऑब्जेक्टिव यही था कि यहाँ पर स्किल प्रोवाइड करवाना और अब एक युवा को, जो हमारे देश का युवा है, उसको अपने पैरों पर खड़ा करना। ठीक है, अगर किसी को स्किल मिलता है, किसी भी ह्यूमन को स्किल मिलता है तो वो एक ह्यूमन रिसोर्स, मतलब एक मानव संसाधन के रूप में गिना जाता है। तो बस बेसिकली इसका यही पर था कि हम लोग अपने यूथ को, अपने युवा को स्किल्ड बना दें, एक मानव संसाधन बना दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने से पहले मैं जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं उनको ये बता दें कि हमारे चैनल पर बहुत सारी सीरीज़ चलाई जा रही हैं और जितनी भी सीरीज़ हैं वो हिंदी और इंग्लिश मीडियम में है और सारी की सारी फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी पैसा नहीं है। तो पहली हमारी सीरीज़ है जीएस एमसीक्यूज़ की, जहाँ पर कि हम लोग रेगुलरली 8 एमसीक्यूज़ करवाते हैं और ये एमसीक्यूज़ हम लोग करंट अफेयर न्यूज़ में से लेकर आते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर है हमारी पॉलिटी एमसीक्यूज़ की, जहाँ पर कि हम लोग 10 एमसीक्यूज़ डिस्कस करते हैं। इसकी जो वीडियोज़ है हम लोगों ने बहुत सारी बना दी है, आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। एक बार जाके ज़रूर देखिए, आपको पता पड़ जाएगा कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हम लोगों ने यहाँ पर क्लियर करवाए हैं। फिर है हमारी तीसरी सीरीज़ जो कि एनसीईआरटी की है, वो वही है जो आपको मैं पढ़ा रही हूँ। फिर है हमारी चौथी सीरीज़, ठीक है, वो है हमारी ट्रिक्स की, एमसीक्यूज़ की। यहाँ पर जो ट्रिक्स होते हैं, ट्रिक्स से हम लोग एमसीक्यूज़ को आपसे सॉल्व करवाते हैं और एक अनोखे तरीके से करवाते हैं, क्योंकि ट्रिक्स से सॉल्व करे जितने भी एमसीक्यूज़ होते हैं वो आपके सही होते हैं। फिर हमारी करंट अफेयर मंथली मैगजीन, इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो पिछले महीने के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होते हैं उनको कंपाइल करके मैगजीन के रूप में आपके लिए लेकर आते हैं। मई महीने की जो करंट अफेयर है वो मैगजीन हमने 61 लाइनर्स में कंप्लीट कराई है, आप जाके देख सकते हैं। और फिर हमारी मेंस के टॉपिक्स की वीडियो, जहाँ जो बच्चे मेंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहता है उसको हम रेगुलरली कवर करते हैं। फिर अगर आप हमारी चैनल की कम्युनिटी में जाते हैं तो वहाँ पर रेगुलरली एक क्वेश्चन आपके लिए दिया जाता है, आपकी प्रैक्टिस के लिए दिया जाता है, जिससे कि आप एग्ज़ाम में जाने से पहले प्रैक्टिस यहीं कर लें। तो ये जो भी जितनी भी सीरीज़ है इन सब का फ़ायदा उठाइए, चैनल में जाइए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और अपने दोस्तों से भी कराइए। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एवरेज डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड इज़। यहाँ पर ये बोला गया है कि संपूर्ण विश्व का औसत जनसंख्या घनत्व कितना है। क्या वो 54% पर स्क्वायर किलोमीटर है, क्या 51 है, क्या 41 है या फिर 45 है। ठीक है, तो उसमें बोला है कि पूरे विश्व का, अगर हम बोलें पूरे विश्व का औसत जनसंख्या घनत्व यहाँ पर पूछा है तो ये आपका होता है 51% पर स्क्वायर किलोमीटर। इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले हम लोग को ये जानना है कि डेंसिटी क्या होती है। डेंसिटी क्या है, अब देखो डेंसिटी जो होती है आपकी पॉपुलेशन डेंसिटी, मतलब कि जनसंख्या जो घनत्व है उसको हम ऐसा बोलेंगे कि नंबर ऑफ़ पीपल लिविंग इन यूनिट एरिया। ठीक है,
नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन यूनिट एरिया पर स्क्वायर किलोमीटर में इसको नापा जाता है। मतलब पृथ्वी के पृष्ठ पर एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। अब जैसे कि पर स्क्वायर किलोमीटर है कि 1 किलोमीटर यहाँ से 1 किलोमीटर यहाँ से, तो यहाँ पर जितने भी लोग रहेंगे इस एरिया में तो हम बोलेंगे उसको घनत्व बोलेंगे। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो हम लोगों ने 2 एरिया ले लिया, एरिया ए और एरिया बी। अगर बात करें कि एरिया ए में केवल 2 लोग रह रहे हैं, लेकिन बी एरिया में लगभग 70 लोग रह रहे हैं, तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि जो बी एरिया है, एरिया नंबर बी जो है उसकी पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एरिया तो सेम है ए और बी का, लेकिन यहाँ पर लोग एकदम बहुत ही पास बहुत ही घिच पिच एरिया में ये रह रहे हैं। तो ये हमारी बात होगी पॉपुलेशन डेंसिटी, मतलब जनसंख्या घनत्व की यहाँ पर ये बात हो गई। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस वर्ष को प्राय जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। मतलब अगर इंग्लिश में बोलें कि विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर इज कॉल्ड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि कौन से साल को पॉपुलेशन एक्सप्लोजन वाला साल बोला जाता है, मतलब कि ऐसा साल जहाँ पर कि जनसंख्या विस्फोट हुआ था। तो उसको क्या वो 1959 है, क्या 1959 है, 1960 है, 1800 है या फिर 2000 है। तो सही आंसर है आपका 1959 का जो साल रहा उसको जनसंख्या विस्फोट के नाम से जाना जाता है। अब इसको देख लेते हैं कि सन अगर 1800 में बोले तो जो आपकी जनसंख्या थी वो 1 बिलियन थी। ठीक है, 1959 में बोले तो यही जनसंख्या, यही पॉपुलेशन आपकी 3 बिलियन हो गई। और 1999 में देखें तो यही जो आपकी जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, वो 6 बिलियन तक पहुंच गई। अब यहाँ पर अगर देखें तो 1800 साल लगे 1 बिलियन जनसंख्या होने में। ठीक है, और 3 बिलियन होने में, 1 से 3 बिलियन होने में यहाँ पे लगे 150 साल। ठीक है, और 3 से 6 बिलियन होने में लगे केवल 40 साल यहाँ पर लगे। तो ये जो सन है 1959, यहाँ पर बहुत बड़ा पॉपुलेशन में, जनसंख्या में एक विस्फोट देखा गया, बहुत सारी जनसंख्या देखी गई। इसलिए 1959 के जो साल है उसको हम जनसंख्या विस्फोट वाला साल बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्लियर हो जाता है, अगर आपके एग्जाम में आता है तो कौन से साल को जनसंख्या विस्फोट मानते हैं, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन वाला साल मानते हैं, तो वो है आपका 1959 का। फिर है असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इन कंटिनेंट्स। यहाँ पर ये बोला है कि महाद्वीपों के अनुसार विश्व जनसंख्या का बढ़ता हुआ क्रम। यहाँ पर यह बोला है कि हमें ये बताना है कि विश्व जनसंख्या, वर्ल्ड पॉपुलेशन अगर हम देखें तो वो कंटिनेंट के रूप में अगर हमें देखना है, कंटिनेंट वाइज अगर हम देखना है तो वो हमें आंसर बताना है। क्या वो एशिया, अफ्रीका, यूरोप है, क्या एशिया, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप है, या ओशियाना, यूरोप और अफ्रीका है, या फिर अफ्रीका, एशिया और यूरोप है। तो इसका सही आंसर अगर हम बोलेंगे तो ये है आपका पहला, कि एशिया, अफ्रीका और यूरोप। ठीक है, अगर हम लोग महाद्वीपों के अनुसार विश्व की जनसंख्या देखें, मतलब कंटिनेंट वाइज अगर हम वर्ल्ड पॉपुलेशन देखें तो सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है वो एशिया में है। ठीक है, उसके बाद वो जनसंख्या आती है अफ्रीका के अंदर आती है, फिर है आपके यूरोप में आती है, फिर सेंट्रल, ठीक है, सेंट्रल और साउथ अमेरिका में आती है। ठीक है, फिर है आपकी नॉर्थ अमेरिका में आती है, फिर उसके बाद आता है आपका ओशियाना। ठीक है, ये पूरा का पूरा आपका एक असेंडिंग ऑर्डर है, मतलब कि एक बढ़ते हुए क्रम में अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाता है। इसको नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ हुई? एशिया में नंबर 1 पे हुई, फिर अफ्रीका में, फिर यूरोप में, फिर सेंट्रल और दक्षिण अमेरिका में हुई, फिर ठीक है, तो यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका, उसके बाद ओशियाना। अगर हम बात करें कि ओशियाना, ये ओशियाना क्या है, अब देखो ओशियाना में कौन कौन से देश आते हैं, कौन कौन सी कंट्री आती है, तो बात करें तो इसमें आपका आता है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, आपका इसमें आ गया ऑस्ट्रेलिया आ गया, उसके बाद इसके अंदर न्यूजीलैंड भी आता है। ठीक है, न्यूजीलैंड आ गया, साथ में जो प्रशांत महासागर है, पैसिफिक आइलैंड है। ठीक है, प्रशांत महासागर में जो भी द्वीप है, ठीक है, पैसिफिक द्वीप है, वो इसके अंदर आ गए। तो अगर हम बात करें तो ये हमारा आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया, यहाँ पे न्यूजीलैंड हो गया, और प्रशांत महासागर में जो भी द्वीप है उन सबको मिला के हमारा बन गया ओशियाना। तो सबसे कम जो जनसंख्या है अगर हम कंटिनेंट वाइज देखें तो ओशिया में सबसे कम है, और सबसे ज़्यादा है हमारी एशिया में। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एज़ पर 2011 के सेंसस के अगर हिसाब से हम लोग देखें, ठीक है, सेंसस के हिसाब से देखें तो एवरेज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया इज़, यहाँ पर ये बोला गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की औसत जनसंख्या का घनत्व कितना है। ठीक है, यहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करी गई है, यहाँ पे पॉपुलेशन नहीं पूछी है बल्कि जनसंख्या घनत्व पूछा गया है, वो भी किसका, भारत का 2011 के जनगणना के अनुसार। क्या वो 385 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है, 345 मतलब कि 345 है, ठीक है, 453 है या फिर 382 है। वो आपका आंसर है कि 382 पर स्क्वायर किलोमीटर। तो यहाँ पर क्या मतलब है कि पर स्क्वायर किलोमीटर में अगर हम देखें तो उसके अंदर आपका इंडिया में 382 मतलब 382 जो लोग हैं वो पर स्क्वायर किलोमीटर में 1 किलोमीटर के दायरे में इतने लोग यहाँ पर मिल जाते हैं अगर हम लोग भारत की बात करें। अब यहाँ पर क्या है, एवरेज बोला है, ठीक है, एवरेज बोला है। अब एवरेज को कैसे, मतलब ये हुआ कि देखो भारत है हमारा, ठीक है, हमारा इंडिया है तो इंडिया मतलब क्या है, भारत। अब भारत में ऐसा तो है नहीं कि हर जगह ही पॉपुलेशन आपकी जनसंख्या वो एकदम सेम सी रहेगी, ठीक है, जैसे कि कहीं पर ज़्यादा होगी। अगर बात करें तो गंगा प्लेन में यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको जनसंख्या मिल जाती है, लेकिन डेजर्ट में अगर हम बात करें, रेगिस्तान में देखें, ठीक है, राजस्थान की साइड तो यहाँ आपको जनसंख्या कम मिलेगी, जम्मू कश्मीर में कम मिलेगी, ठीक है, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट में भी अगर बोल सकते हैं कि आप यहाँ पे भी कम मिलेगी, सेंट्रल एशिया में यहाँ मिल जाएगी। तो इस तरीके से जो हमारे देश में जो जनसंख्या का डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, जो जनसंख्या का जो वितरण है वो एक जैसा नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या लिया जाता है, पूरी जनसंख्या का एक औसत लिया जाता है, मतलब एवरेज लिया जाता है। पूरी जनसंख्या जितनी टोटल जनसंख्या है उसको निकाल के हम लोग एवरेज लेंगे, फिर उसका हम घनत्व निकाल के देखेंगे। तो हमारे इंडिया का 2011 के हिसाब से जो घनत्व है वो है 382 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, है वो है ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ द वर्ल्ड पीपल लिव इन विच 2 कंटिनेंट्स। यहाँ पर ये बोला है कि विश्व के लगभग 3/4, ठीक है, विश्व के लगभग 3/4 लोग जो हैं वो किन 2 महाद्वीपों में रहते हैं। क्या वो एशिया अफ्रीका है, अफ्रीका यूरोप है, नॉर्थ अमेरिका एशिया है या फिर एशिया और एंटार्कटिका है। तो इसका सही आंसर है कि एशिया और अफ्रीका, ठीक है। जो एशिया महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप है, उसके अंदर विश्व के पूरे जो वर्ल्ड है, पूरा जो वर्ल्ड है उसके जो 3/4 लोग जो हैं वो आपको एशिया और अफ्रीका में ही मिलेंगे, ठीक है, एशिया अफ्रीका में मिलेंगे। जैसे कि आपको मैंने पहले ही बताया था कि जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है, विश्व की अगर हम जनसंख्या के बारे में बात करें महाद्वीपों के हिसाब से, तो सबसे ज़्यादा आपको एशिया में मिलती है, फिर अफ्रीका में मिलती है, फिर यूरोप में मिलती है ना। सर आपको मैंने पहले आपको पढ़ा चुकी हूँ, अभी पिछले क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करा था। तो एशिया अफ्रीका की अगर बात करें तो 3/4 जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, वो केवल इन 2 महाद्वीपों में पाई जाती है। अब इसको देख सकते हैं कि सोचिए कि अफ्रीका एशिया में कितनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, कितनी ज़्यादा जनसंख्या है। तो यह क्वेश्चन हमारा आ सकता है, पूछ सकते हैं, और पहले पूछा भी जा चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे टॉप 3 मोस्ट पॉपुलर पॉपुलेशन कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड आर। यहाँ बोला है कि विश्व की, ठीक है, यहाँ बोला है, ठीक है, यहाँ बोला है कि जो विश्व में सबसे ज़्यादा मोस्ट ऊपर की 3, ठीक है, ऊपर की जो 3 ऐसी कौन से देश हैं जहाँ पर कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है, ठीक है। क्या वो इंडिया, चाइना, यूएसए है, ठीक है, क्या वो इंडिया, यूएसए, इंडोनेशिया है, क्या वो यूएसए, इंडोनेशिया, ब्राज़ील है, या फिर वो इंडिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान है, ठीक है। हमें टॉप के 3 देश ऐसे बताने हैं, ठीक है, टॉप के 3 देश हैं। तो सही आंसर इसका आएगा आपका इंडिया, चाइना और यूएसए, ठीक है, इंडिया, चाइना, यूएसए। अब देखो इंडिया जो है वो, अब आपको पता है कि सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, वो हमारे भारत में ही है। भारत जो है नंबर 1 पॉपुलस स्टेट है, ये आपको पता है, ठीक है, यहाँ पे पॉपुलस आएगा,
ठीक है, पॉपुलस स्टेट आएगा। उसके बाद सेकंड नंबर पर आपका चाइना आता है और थर्ड नंबर पर यूएसए आता है। अगर हम इसमें फैक्ट्स की बात करें, ठीक है, तो अगर बात करें तो हमारा जो पूरे विश्व में पूरे वर्ल्ड के हिसाब से देखें तो 60%, ठीक है, जो 60% पूरे विश्व की जो भी जनसंख्या है, लोग हैं, ठीक है, वर्ल्ड के जो लोग हैं वो केवल 10 देशों में ही रहते हैं, ठीक है, केवल 10 देशों में रहते हैं, मतलब कि केवल 10 देशों में 60% पॉपुलेशन रहती है। अब वो कौन कौन से देश हैं, 10 ऐसे कौन से देश हैं जहाँ पे कि 60% पॉपुलेशन जनसंख्या रह रही है? तो वो पहला आपका हो गया इंडिया है, ठीक है, चाइना है, फिर आपका यूएसए है, फिर इंडोनेशिया है, ठीक है, इंडोनेशिया है, उसके बाद ब्राज़ील आता है, ब्राज़ील है, पाकिस्तान है, फिर बांग्लादेश है, ठीक है, फिर कौन सा है, बांग्लादेश है, और फिर नाइजीरिया है, उसके बाद रशिया है, उसके बाद है जापान। तो ये 10 ऐसे देश हैं जहाँ पर कि पूरे विश्व की 60% जनसंख्या इन्हीं देशों में पाई जाती है। अब देखो 60% हम लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा पॉपुलस इंडिया और चाइना है। तो ये जो है सबसे ज़्यादा, अगर हम बात करें तो ये सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन का पार्ट इन्हीं 2 देशों में पाया जाता है। तो इनकी वजह से ये सारे के सारे देशों को हम बोलते हैं मिला के कि 60% जो पॉपुलेशन है वो इन 10 देशों में पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन। यहाँ ये बोला है कि निम्नलिखित में से कौन से कारक जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं। क्या वो टोपोग्राफी है, ठीक है, मतलब यहाँ पे स्थलाकृति है, ठीक है, क्लाइमेट मतलब कि जलवायु है, क्या वो मृदा है, सॉइल है, या फिर सभी के सभी हैं। तो इसका सही आंसर आपका क्या है कि हाँ, ये सारे के सारे जो कारक हैं, फैक्टर हैं, ये पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करते हैं। अब ये कैसे, ये देखो हम लोगों ने पहले चैप्टर आपको जब पढ़ाया था डिटेल में तो आपको समझाया था कि पूरे विश्व में, पूरी अर्थ पर जो भी जनसंख्या है, पॉपुलेशन, वो एक जैसी नहीं है, कहीं पर ज़्यादा जनसंख्या है तो कहीं पर कम है, ठीक है। तो ये इस तरीके का है। अब ऐसा नहीं है कि वो नेचुरली भी है। अब ये क्यों है, क्योंकि कुछ कुछ फैक्टर्स होते हैं जिन पर कि जनसंख्या डिपेंड करती है। अब जैसे कि पहला फैक्टर क्या होगा, टोपोग्राफी। टोपोग्राफी का मतलब हो गया स्थलाकृति। अब स्थलाकृति का मतलब क्या कि आपको पता है कि जो लोग हैं वो सभी के सभी मैदानी इलाकों में रहना पसंद करेंगे, ठीक है। तो जिस एरिया की, जो एरिया प्लेन एरियाज़ में आएगा तो वहाँ पर लोग ज़्यादा रहेंगे। एग्जांपल की अगर हम बात करें तो गंगा प्लेन्स हो गए हमारे, क्योंकि यहाँ पर जो कृषि करना है, एग्रीकल्चर करना है, वो ज़्यादा आसान हो जाता है। अगर जलवायु की बात करें, क्लाइमेट की बात करें, तो लोग जो हैं एक्सट्रीम क्लाइमेट, ठीक है, जो चरम जलवायु होती है, चाहे वो ठंडी जलवायु हो या फिर वो गर्म जलवायु, वहाँ पर रह नहीं सकते हैं। जैसे कि पोलर रीजन में देखें, ध्रुवीय प्रदेशों में देखें, या फिर रेगिस्तानी क्षेत्रों में देखें तो लोग वहाँ पर कम रहते हैं। फिर आती है हमारी सॉइल, एक फैक्टर है, मतलब कि मृदा एक फैक्टर है। मृदा भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जनसंख्या के डिस्ट्रीब्यूशन में, वितरण में। जहाँ की जो मृदा है वो फर्टाइल होगी, वहाँ पर लोग आपको ज़्यादा सेटल्ड हुए दिखेंगे। अब जैसे एग्जांपल हमारा है गंगा, ब्रह्मपुत्र हो गया, हुआंगी, चैंगजियांग और नील रिवर, यहाँ पर लोग ज़्यादा बसे हुए हैं। फिर हमारा और भी फैक्टर होते हैं जैसे कि वाटर हो गया, जल हो गया। अब जल तो इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आपको सब पता भी होगा कि जो विश्व की जो भी सिविलाइजेशंस थी, मतलब कि जो सभ्यता थी, वो ज़्यादातर नदियों के पास ही किनारों पर बसी है। चाहे वो हड़प्पा हो और कोई हो, सारी की सारी जो सभ्यता थी, सिविलाइजेशन थी, वो नदियों के पास ही बसी हुई है, क्योंकि इंसान के लिए पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो पानी के पास, चाहे वो आपकी रिवर वैली हो, नदी घाटियाँ हो, वहाँ पे जनसंख्या आपको देखने को ज़्यादा मिल जाती है। फिर हमारा नेक्स्ट फैक्टर है आपका मिनरल का, मतलब कि जो खनिजों का है, जहाँ पर जिस एरिया में खनिज ज़्यादा पाए जाएंगे वहाँ पर भी लोग सेटल हो जाते हैं रहने के लिए। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो छोटा नागपुर, झारखंड, यहाँ पर खनिज पाए जाते हैं। खनिजों की वजह से यहाँ पर लोग सेटल हैं, क्योंकि वो खनिजों का खनन करते हैं, माइनिंग करते हैं उन खनिजों की, और उनसे पैसा कमाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट हमारा हो गया कि ये तीन फैक्टर्स तो हैं ही, साथ में और भी फैक्टर आपको मैंने बता दिए हैं। जिन बच्चों ने ये वीडियो जो डिटेल हम लोगों ने कोई चैप्टर पढ़ा दिया है नहीं देखा है, उनको मैं रिकमेंड कर रही हूँ, प्लीज़ जाके देखिए। आपके बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो कवर हो जाएंगे। आपके एग्ज़ाम में इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं।
चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द बर्थ रेट इज़ नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर। यहाँ पर ये बोला है कि जो बर्थ रेट है कि जन्म दर कितने व्यक्तियों पर जीवित जन्मों, ठीक है, जीवित जन्मों की संख्या है, ठीक है, और कितने जीवित इंसानों की। एग्जाम्पल अगर हम ऑप्शन है आपका 1000 पीपल है, 10,000 लोग हैं, ठीक है, 1 लाख लोग हैं या फिर 100 लोग पर। तो आंसर है आपका 1000 पीपल, मतलब कि प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मों की संख्या को हम लोग बर्थ रेट बोलते हैं, मतलब नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स, ठीक है, नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स पर 1000 पीपल पर जो भी जीवित जन्म जो हो रहे हैं उनको हम बोलते हैं बर्थ रेट। अब ये जो बर्थ रेट होता है ये किसी भी जो भी कंट्री है उसके कंट्री के दशा के बारे में बताता है। ये सारा जो भी पॉपुलेशन पिरामिड में इसको यूज़ करा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हम लोग आपको पहले ही समझा चुके हैं। एग्जांपल की अगर हम बात करें तो ये आपका पॉपुलेशन पिरामिड है, जिसका जो बेस वाला एरिया जो होता है ये आपका बर्थ रेट को ही दर्शाता है। चलिए ठीक है, ये चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेचुरल ग्रोथ। हाँ, अब इसमें एक आपका डेथ रेट भी आता है, जैसे कि बर्थ रेट है ऐसे ही आपका डेथ रेट आता है, मतलब कि मृत्यु दर। आपसे मृत्यु दर भी पूछा जा सकता है, तो मृत्यु दर भी यही है कि प्रत्येक 1000 व्यक्ति, यहाँ पर भी हम लोग 1000 व्यक्तियों को लेकर ही चलते हैं, पर मृतकों की संख्या कितनी है, मतलब कि नंबर ऑफ डेथ्स, ठीक है, नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 पीपल। यहाँ पर भी हम लोग 1000 लोगों को लेकर ही ये देखते हैं कि प्रति 1000 व्यक्तियों पर कितने मृतकों की संख्या है। तो सेम बर्थ रेट में 1000 लोग ले रहे हैं और डेथ रेट में भी हम लोग 1000 लोग लेकर ही इसका आकलन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेचुरल ग्रोथ रेट इज़ डिफरेंस बिटवीन। यहाँ बोला है कि प्राकृतिक वृद्धि दर किन 2 दरों के बीच का अंतर है। क्या वो बर्थ रेट और डेथ रेट का, मतलब कि जन्म दर और मृत्यु दर के बीच का अंतर है। डेथ रेट और इमिग्रेशन, मतलब कि मृत्यु दर और आप्रवासी। बर्थ रेट माइग्रेशन, जन्म दर और प्रवासी। तो यहाँ पर है नेचुरल ग्रोथ रेट, तो आंसर आपका होता है बर्थ रेट और डेथ रेट, मतलब कि प्राकृतिक वृद्धि दर। कब बोलेंगे, जब बर्थ रेट माइनस डेथ रेट होगी तो हम उसको बोलेंगे उसको हम बोलेंगे नेचुरल ग्रोथ रेट। ये जो पॉपुलेशन बढ़ रही है पूरे विश्व में या किसी देश में जो पॉपुलेशन बढ़ रही है उसको हम बोलेंगे नेचुरल ग्रोथ रेट। अब मान लीजिए कि 90 लोग बच्चे पैदा हुए हैं, उसमें से 10 लोग मर गए, तो 90 - 10 = 80। तो जो 80 हमारा आंसर आएगा वो हमारा होगा प्राकृतिक वृद्धि दर, ठीक है, प्राकृतिक वृद्धि दर। अगर हम पूरे विश्व की बात करें, जो विश्व में वर्ल्ड में जो पॉपुलेशन जो बढ़ रही है, जनसंख्या जो बढ़ रही है, वो नेचुरल ग्रोथ रेट की वजह से ही हम लोग इसका आकलन करते हैं, ठीक है। तो हमारा हो गया नेचुरल ग्रोथ रेट। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, ये डिफरेंस है आपके बर्थ रेट और डेथ रेट का। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉपुलेशन पिरामिड, कि जनसंख्या पिरामिड क्या है। यहाँ पर ये बोला है कि अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एज सेक्स कंपोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन, मतलब कि जनसंख्या का आयु लिंग संगठन का आलेखीय निरूपण है, ठीक है। पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इन लार्ज अर्बन एरिया, मतलब कि बड़े नगरीय क्षेत्रों में जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप है। या फिर व्हेन द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ एन एरिया इज सो हाई दैट पीपल लिव्स इन टॉल बिल्डिंग्स, मतलब कि जब किसी क्षेत्र का जन घनत्व इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि लोग ऊंची इमारतों में रहते हैं। अब हमें बताना है कि इसमें से पॉपुलेशन पिरामिड क्या है, तो इसका सही आंसर है ए, कि पॉपुलेशन जो पिरामिड है, पॉपुलेशन पिरामिड हमें क्या बताता है कि किसी देश में कितने एज के लोग हैं, ठीक है, क्या वो मेल है फीमेल है, उसमें पॉपुलेशन के कंपोजिशन के बारे में बताता है। अगर हम बात करें तो पॉपुलेशन जो पिरामिड होता है, पॉपुलेशन पिरामिड है, हम लोगों ने डिस्कस करा था, आप सबको याद होगा चैप्टर हम लोग पढ़ाया था कि पॉपुलेशन पिरामिड जो होता है तो वो आपका जो किसी भी देश में कितने मेल हैं और कितने फीमेल हैं, मतलब कितने पुरुष हैं कितने महिलाएं हैं उनको बताता है। साथ में कितने एज ग्रुप के लोग हैं, कौन कौन से आयु वर्ग के लोग हैं, कितने लोग एजुकेटेड हैं, कितने शिक्षित हैं, ठीक है, और जो लोग हैं उनका ऑक्यूपेशन क्या है, मतलब वो कौन से व्यवसाय में है। साथ में उन लोगों का इनकम, उन लोगों का जो है वो इनकम भी बताता है आपका पॉपुलेशन पिरामिड, और उनकी हेल्थ कंडीशंस को भी दर्शाता है पॉपुलेशन पिरामिड। ये इंपॉर्टेंट है, जिसको क्या हिंदी में बोलते हैं जनसंख्या पिरामिड या फिर आयु लिंग पिरामिड, इसको हम करते हैं।
ठीक है। उसका छोटा सा अगर हम डायग्राम बना के देखें पॉपुलेशन पिरामिड का, तो इस टाइप से, जैसे कि मिस्र में जो पिरामिड मिलते हैं उसी को लेकर यहाँ पर दर्शाया जाता है। अब इसके बेस का देखेंगे कि 15 साल तक के बच्चों का, ठीक है, 0 से 15 साल तक के बच्चों का देखेंगे तो यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि कितना बर्थ रेट है, कितनी जनसंख्या हुई है, ठीक है। यहाँ पर इस साइड आपका आता है मेल, यहाँ आता है आपका फीमेल, कि कितने मेल हैं और कितने फीमेल हैं। अगर ऊपर की साइड यहाँ पर जाओगे तो यहाँ पर वो जनसंख्या को दर्शाता है कि जो लोग 65 साल से ऊपर हैं। और जो ये चीज़ जो बची है, ये वाला जो एरिया बचा है, यहाँ पर ये बताता है कि किसी देश में कितने वर्किंग ग्रुप के लोग हैं, कि मतलब कि वो लोग जो कि काम कर रहे हैं, जो कि अपने कंधों पर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर चल रहे हैं, तो ये दर्शाता है। और ये वाला चीज़ और ये वाला, ये जो होते हैं ये डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। ये डिपेंडेंट है मतलब कि आश्रित लोग हैं, ठीक है, आश्रित लोग हैं। और ये सारे वर्किंग ग्रुप के लोग हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने आपको डिफाइन कर दिया कि पॉपुलेशन पिरामिड क्या है और कैसे क्या क्या इसमें होता है, ठीक है। तो डिपेंडेंट से, क्योंकि आपको पता है कि 65 साल से ज़्यादा के लोग और 15 साल से कम के जो बच्चे हैं वो अपने माँ बाप, अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। तो यहाँ पर डिपेंडेंसी दिखाता है ऊपर और नीचे का ग्राफ, और बीच में क्या है कि कितने वर्किंग एज ग्रुप के लोग मिलते हैं। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वो है कि विच आर द 3 मेन फैक्टर दैट कॉज पॉपुलेशन चेंज। यहाँ पर बोला है कि वे 3 प्रमुख कारक कौन से हैं जिनसे जनसंख्या में परिवर्तन होता है। क्या वो डेथ, बर्थ और मैरिज है, बर्थ, डेथ और माइग्रेशन है, ठीक है, या फिर बर्थ, डेथ और लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, मतलब कि जीवन प्रत्याशा है, या फिर इनमें से सभी है। क्योंकि यहाँ पर बात करिए आपकी पॉपुलेशन चेंज की, मतलब कि जनसंख्या में परिवर्तन किन चीज़ों से होता है। तो इसका सही आंसर है डेथ रेट, बर्थ रेट और माइग्रेशन, ठीक है। ये 3 चीज़ें हैं, ठीक है। डेथ रेट मतलब कि बर्थ रेट क्या है कि किसी देश में कितने बच्चे पैदा हुए, ठीक है, मतलब कितने जन्म हुआ। डेथ रेट मतलब क्या हुआ कि उसकी जो डेफिनेशन है वो आपको मैंने पहले ही पढ़ा दी है कि नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स पर 1000 पीपल, ठीक है। और डेथ रेट का मतलब क्या, कितने लोगों की मृत्यु हो रही है हर 1000 व्यक्तियों पर, ये हम लोग ये हो गया। और दूसरा आपको हो गया माइग्रेशन, माइग्रेशन का मतलब आपका हो गया प्रवास, ठीक है। ये जो 3 फैक्टर्स हैं, ये जो 3 फैक्टर हैं, ये किसी भी देश की पॉपुलेशन को चेंज करते हैं। अब कैसे चेंज करते हैं, देखो कहीं पर एक देश है बहुत ज़्यादा बर्थ हो रहा है, बहुत ज़्यादा जन्म हो रहा है, तो सिंपल सी बात है कि इस देश का जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, वो बढ़ जाएगा। एक देश है बी जहाँ पर कि डेथ रेट हो रही है, बहुत ज़्यादा मृत्युएं हो रही हैं, तो यहाँ पर भी किसी न किसी तरीके से इस देश में पॉपुलेशन है वो जनसंख्या में चेंजेस आएंगे। अब एक देश है सी जहाँ पर कि माइग्रेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा माइग्रेशन हो रहा है, लोग देश को छोड़ के दूसरे देशों में जा रहे हैं, तो उनकी वजह से भी, ठीक है, उनकी वजह से भी वहाँ पर क्या होगा कि पॉपुलेशन जनसंख्या में चेंज आएंगे। अब माइग्रेशन में ना 2 तरीके का माइग्रेशन होते हैं, ठीक है। कौन कौन सा हो गया, एक आपका होता है इमिग्रेशन, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं इमिग्रेंट्स बोलते हैं, और एक होता है आपका इमिग्रेशन, मतलब ऊपर हो गया आपका एमिग्रेशन, फिर दूसरा नीचे हो गया आपका इमिग्रेशन। एमिग्रेशन का मतलब क्या हुआ कि एक देश से, ठीक है, एक देश से लोग जो है अपने देश को छोड़कर जा रहे हैं दूसरे देश में, तो वो जो लोग छोड़कर गए, ठीक है, वो जो लोग छोड़कर गए उनको हम बोलेंगे एमिग्रेंट हैं ये लोग, मतलब कि उत्प्रवासी लोग हैं, अपने देश को छोड़कर ये चले गए दूसरी जगह जिस देश में ये लोग जा रहे हैं, ठीक है, जिस देश में ये लोग जा रहे हैं, तो इन देशों को, ये वाला जो देश है इनको बोलेगा ये इमिग्रेंट्स हैं, कि अप्रवासी हैं ये लोग। कौन है, अप्रवासी हैं। तो जो एमिग्रेशन हुआ वहाँ पर जनसंख्या कम हो गई, लेकिन जहाँ पर इमिग्रेशन हुआ वहाँ पर जनसंख्या बढ़ गई। तो यहाँ पर हम लोगों ने पूरा का पूरा माइग्रेशन के बारे में जान लिया है। इसके बारे में अगर और डिटेल से पढ़ना है तो वीडियो को प्लीज़ देख लीजिए, हम लोगों ने अच्छे से डिटेल में समझाया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा और लास्ट क्वेश्चन है कि इन 1999 द वर्ल्ड पॉपुलेशन रीच, कि 1999 में विश्व की जनसंख्या हो गई थी 1 बिलियन, 3 बिलियन, 6 बिलियन या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आपका आंसर आता है कि 6 बिलियन। आपको मैंने पहले ही बताया था जब हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट करा था कि 1804 में पॉपुलेशन जो थी वो 1 बिलियन मतलब कि 1 अरब थी। 1959 में जिसको कि हम लोग जनसंख्या विस्फोट बोला तो वो 3 बिलियन थी, और 1999 में यही जनसंख्या आपकी 6 बिलियन तक पहुंच गई थी।
ठीक है, तो उसका सही आंसर है 6 बिलियन 1999 में जनसंख्या पहुंच गई थी। अगर आपसे 3 बिलियन के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता तो 1959 में थी। अगर ठीक है, ये थे हमारे इस चैप्टर के जो मानव संसाधन और ह्यूमन रिसोर्स जो भी चैप्टर हम लोग आपको पढ़ाया था उसके जितने भी इंपॉर्टेंट MCQs थे वो हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ समझ में नहीं आया है तो कमेंट सेक्शन में आप बेझिझक पूछ सकते हैं। वीडियो कैसी लगी ये भी बताइए, ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए, क्योंकि बच्चों को भी बताइए कि NCERT जो है वो उसके डिटेल में पढ़ाया जाता है, उसके बाद MCQs कराए जाते हैं। तो अपने दोस्तों को भी इसको बताइए, ठीक है। अपनी इस वीडियो को, हमारी जो वीडियो उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, अपने दोस्तों से भी कराइए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।